21 Lessons for the 21st Century by युवल नोआ हरारी। आज के वक्त में जो बदलाव आ रहे हैं उससे ज्यादातर लोग वाकिफ नहीं हैं। बहुत से लोग पुराने तरीकों को अभी भी अपनाते आ रहे हैं और कुछ को तो ये भी नहीं पता कि उनके देश के फैसले किस तरह से लिए जा रहे हैं। आज की इस दुनिया में जानकारी हर जगह मौजूद है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करना जानते। 21वीं सदी में बदलाव बहुत तेजी से आ रहे हैं और आने वाले वक्त में अगर हमें जिंदा रहना है या अपने बच्चों को जिंदा रखना है तो हमें उन्हें कुछ नए तरीके सिखाने होंगे। हमें उन्हें वो तरीके सिखाने होंगे जो उन्हें आने वाले वक्त में काम दें, ना कि वो जो इस समय इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये किताब हमें कुछ ऐसे ही बदलाव के बारे में बताती है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम इस सदी के लिए खुद को और अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे कि कंप्यूटर का बेहतर बनना हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक है, आतंकवादी किस तरह से अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और स्कूलों को बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। पहला सबक, कंप्यूटर के आ जाने से लोगों की नौकरियां जा रही हैं और लोग इसके गुलाम हुए जा रहे हैं। आज के वक्त में हम कंप्यूटर को हर जगह देखते हैं। उसके बिना आज की जिंदगी के बारे में सोच पाना भी मुश्किल है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज के वक्त में हम लोकतंत्र में तो हैं, लेकिन फिर भी हम कंप्यूटर के गुलाम हुए जा रहे हैं। हमारे फाइनेंस और पैसों को भी आज कंप्यूटर संभाल रहा है। जब ये सारे काम कंप्यूटर से करवाए जा रहे हैं तो सिर्फ कुछ लोगों को पता होता है कि ये असल में काम कैसे कर रहा है और किस तरह से इससे काम करवाना है। बाकी के लोग सिर्फ इसकी दी गई सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आने वाले वक्त में सारे काम रोबोट करने लगेंगे तब तो हम और भी नहीं समझ पाएंगे कि हमारे पैसों का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और किस तरह से उसे काबू करना है। इसका मतलब तब कुछ लोगों के हाथ में इतने सारे पैसों की बागडोर होगी। आने वाले वक्त में सरकार भी कंप्यूटर की मदद से तय करेगी कि उसे कितना टैक्स जनता से लेना चाहिए और किस तरह से इस देश को चलाना चाहिए ताकि पैसों का बहाव अच्छे से हो सके। क्या ये किसी तरह से सही लगता है कि कल को देश के इतने बड़े फैसले एक कंप्यूटर से लिए जाएं? कंप्यूटर के आ जाने से बहुत से लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। इस बात पर कोई भी नेता ध्यान नहीं दे रहा। इसका नाम कोई अपने राजनीतिक एजेंडा में नहीं लेता, जबकि ये इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज सब कुछ कंप्यूटर की मदद से हो रहा है और सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। इसीलिए बहुत से लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ रहा है। आम लोग कंप्यूटर के आ जाने से हर दिन डर रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं वे भी अपनी नौकरियों को न खो दें। पहले के वक्त में मजदूर चिंता करते थे कि उनके बॉस कहीं उनका फायदा ना उठा ले, लेकिन आज के वक्त में वे एक मशीन से डरकर जी रहे हैं। दूसरा सबक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से आने वाला वक्त कंप्यूटरों का हो सकता है। आज के वक्त में हम इंसान के दिमाग को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उसे समझकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम हालात को देखते हुए फैसले ले सकते हैं। साइंटिस्टों ने खोज निकाला है कि हमारे दिमाग की एक काबिलियत होती है कि वो पैटर्न को देखते हुए किसी घटना के होने की संभावना निकाल सकता है। यही वो वजह है जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि बारिश होगी या नहीं, या कोई व्यक्ति जिस तरह से काम कर रहा है उस तरह से काम करने पर वो कामयाब होगा या नहीं। अब जब वे इस बात को धीरे धीरे समझने लगे हैं कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, तो वे कंप्यूटर के अंदर ये सब कुछ प्रोग्राम करके उसे भी इस काबिल बना रहे हैं ताकि वो भी इस तरह के फैसले ले सके। इसका मतलब ये कि आने वाले वक्त में कंप्यूटर भी इंसानों की तरह सोचने लगेगा। 19वीं सदी में जब इंडस्ट्रीज का बनना शुरू हुआ और तरह तरह की मशीनें आने लगी, तब बहुत से मजदूरों ने अपना काम खो दिया। जो काम 5 मजदूर मेहनत करके 2 दिन में करते थे, वो काम एक मशीन 2 घंटे में करने लगी। इस तरह से बहुत लोगों ने अपनी नौकरियों को खो दिया। लेकिन क्योंकि वे मशीनें सोच नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें चलाने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती थी। कुछ नौकरियां गईं, लेकिन उनकी जगह पर कुछ अलग तरह की नौकरियां आ गईं। लेकिन जो बदलाव इस समय हो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में सोचने समझने वाले काम भी कंप्यूटर ही करेगा। वो हमसे भी बेहतर बन जाएगा और वही एक वकील, एक इंजीनियर का और एक डॉक्टर का काम करेगा। तब न जाने कितने लोग अपना काम खो देंगे और कंप्यूटर पूरी तरह से राज करने लगेगा। तीसरा सबक, यूरोप में कई सारे देशों के नागरिकों के आ जाने से लोगों में तनाव बढ़ गया है। आज के वक्त में हम जब चाहे जहां चाहे जा सकते हैं। दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हर देश का नागरिक हर देश में जा सकता है। इससे अलग अलग सभ्यताएं आपस में मिल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों में तनाव बढ़ रहा है। यूरोप में सबसे ज्यादा है।
यहाँ पर आने वाले लोग अपने देश की सभ्यता को अपने साथ लेकर आते हैं, जो कि यूरोप के लोगों को पसंद नहीं आता। उनका मानना है कि अलग अलग तरह की सभ्यताओं के आ जाने से उनकी सभ्यता उन्हीं के देश में कहीं गायब हुए जा रही है। वे चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए वो यहाँ के रहन सहन को अपनाए, न कि अपने देश के रहन सहन के हिसाब से रहे। यूरोप के कुछ लोगों का कहना है कि यूरोप में आने वाले लोगों को वहाँ के धर्म को अपनाना चाहिए और चर्च में जाना चाहिए, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों का कहना है कि ज्यादातर यूरोपियंस खुद चर्च नहीं जाते, तो वो क्यों जाएं? यूरोप के लोगों का कहना है कि बाहर से आने वाले लोग अपने यहाँ के खाने की रेसिपी को यूरोप में न लेकर आएं और यूरोप का खाना खाएं, जबकि बाहर से आने वाले लोग बोलते हैं कि बहुत से यूरोपियन खुद उनके यहाँ की डिश पसंद करते हैं और मन से खाते हैं। इस झगड़े का कोई अंत नहीं दिख रहा। हालांकि बहुत पहले ये समझौता हो चुका था कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के दरवाजे सारे देशों के लिए हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि ये समझौता नाकाम हो जाएगा। हमें इस झगड़े को यूरोप की सभ्यता बचाने या किसी दूसरे की सभ्यता को अपनाने की नजर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक राजनीतिक मुद्दे की तरह देखकर इसे साथ मिलकर सुलझाना चाहिए। चौथा सबक, आतंकवादी कमजोर होने पर भी अपने मकसद में कामयाब हो जा रहे हैं। 2001 में जब 9/11 का हमला हुआ था तो उसमें 3000 अमेरिकी मारे गए थे। उसके बाद से हर साल यूरोप में 50 और अमेरिका में 10 लोग आतंकवादियों के हाथ मारे जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी बीच अमेरिका में 40,000 लोग और यूरोप में 80,000 लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे गए? लेकिन हम गाड़ी चलाने से ज्यादा आतंकवादियों से डरते हैं, जबकि इसके मुकाबले वे बहुत कम लोगों को मारते हैं। आतंकवादियों का काम है आतंक फैलाना, और वो ये काम बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर देखा जाए तो अमेरिका के मुकाबले वो बहुत कमजोर हैं, और जब 9/11 का हमला हुआ था तो उन्होंने सिर्फ कुछ लोगों को मारा था। हमले के बाद भी अमेरिका के पास लगभग उतने ही सैनिक, तोप और जहाज थे जितने हमले से पहले थे। वहां की सड़कें और बातचीत के साधनों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ 2 टावर गिराकर उन्होंने पूरे अमेरिका में खौफ डाल दिया। वे चाहते थे कि यहाँ की राज्य व्यवस्था में उथल पुथल आ जाए, और वे कामयाब हुए। इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पर हमला करने का आदेश दिया, जिससे दुनिया में और तबाही आ गई। आतंकवादियों का आधा काम हमने खुद ही पूरा कर दिया। आतंकवादी कमजोर होने पर भी हमारे दिमाग से खेलना जानते हैं। वे कुछ ज्यादा नुकसान कर पाएं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मान लीजिए कि एक मक्खी है जो चाहती है कि वो किसी दुकान में जाकर वहां के सामान को तोड़े, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है, इसलिए वो पास बैठे बैल की आंख और कान के पास भिन भिनाकर उसे उकसाती है, और बैल को जब गुस्सा आता है तो वो मक्खी को मारने की कोशिश में पूरी दुकान तोड़ देता है। आतंकवादियों ने कुछ ऐसा ही तरीका अपनाया और वो कामयाब भी हुए। जब भी हम कुछ ज्यादा हरकत करेंगे, आतंकवादी जीत जाएंगे। 5वां सबक, आज के वक्त में हमें लगता है कि हम सोच समझकर काम कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञानता नहीं है, बल्कि ज्ञान का भ्रम है। अगर आप अज्ञान हैं तो आप बहुत कुछ सीखकर ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता और आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, तो आप सारी उम्र बेवकूफ बने रहेंगे। हैरानी की बात यह है कि आज बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। पहले के वक्त के आदिवासियों को पता था कि शिकार करके खाना कैसे पकाना है, जानवरों की चमड़ी को कपड़े में कैसे बदलना है और खुद को कैसे बचाना है। उन्हें हर रोज के कामों के बारे में पता था। लेकिन जब एक रिसर्च में कुछ लोगों से पूछा गया कि उनके पर्स का जिप किस तरह से काम करता है, तो उन्हें नहीं पता था। आज के वक्त में हमें पता ही नहीं है कि हमारी दुनिया काम कैसे कर रही है। हम दूसरे एक्सपर्ट्स के भरोसे रहते हैं और उनके ज्ञान को अपना ज्ञान मानते हैं। आज के वक्त में सरकार ने लोगों को वोट करने का अधिकार दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोगों को पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन क्या आपको वाकई पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है? इसका नतीजा ये है कि दुनिया भर के लोगों को नहीं पता कि ये दुनिया काम कैसे कर रही है। वे घर में बैठकर व्हाट्सएप के जरिए कोई सुधार करने का मैसेज सेंड करते हैं और लिखते हैं, इसे इतना शेयर कीजिए कि हर अधिकारी के पास ये मैसेज जाए ताकि भारत में बदलाव आ सके। उन्हें नहीं पता कि ज्यादातर लोग उसे पढ़ने के 2 मिनट के बाद उसे भूल जाते हैं और अधिकारी के पास व्हाट्सएप चलाने का समय नहीं है। उन्हें नहीं पता कि सरकार में किस तरह से कोई नियम लागू होता है या किस तरह से फैसले लिए जाते हैं, लेकिन वे अपनी राय देते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई बात बताए तो उसे मानने से पहले थोड़ा रिसर्च कीजिए। 6वां सबक, आज के वक्त के स्कूल बिल्कुल भी काम के नहीं हैं और उनमें बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। क्या आपको वाकई लगता है कि जो आपने अपने स्कूल में पढ़ा था उसका थोड़ा सा भी हिस्सा आप आज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं?
आज के वक्त में बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है वो आने वाले वक्त में उनके लिए काम का नहीं होगा। हम उन्हें जितनी भी जानकारी दे रहे हैं वो उनके किसी भी काम की नहीं रह जाएगी। इस तरह से पढ़ने का तरीका हम 19वीं सदी से अपनाते आ रहे हैं। उस समय जानकारी का मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। उस समय ना तो रेडियो था और ना ही टीवी, इसीलिए लोगों को इतिहास, साइंस और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। जब स्कूल चलना शुरू हुए तो लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली, जिससे उनकी जिंदगी में काफी सुधार हुआ। लेकिन क्या आज के वक्त में हमें जानकारी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। जानकारी तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। हमें ये सीखना है कि उस जानकारी को अपने काम के लिए इस्तेमाल कैसे करें। हमें ये सीखना है कि उस डेटा का मतलब किस तरह से निकालें। हमें ये सीखना है कि सोचें किस तरह से, ताकि हम आने वाले वक्त में खुद को बचा सकें। अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो ये जानकर हम आने वाले वक्त में कुछ भी नहीं करेंगे। ये जानकारी हम जब हासिल करना चाहे कर सकते हैं। जानकारी हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है वो गलत जानकारी जो इंटरनेट पर घूम रही है। दुनिया भर में आज फेक न्यूज़ घूम रही है और बहुत से लोग इसे मान भी ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि ये कैसे पता करें कि कोई जानकारी सच है या झूठ। हमें अपने स्कूलों में बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि किस तरह से बेकार की जानकारी को काम की जानकारी से अलग करें और किस तरह से सामने रखे गए डेटा का मतलब निकालकर उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। हमें उन्हें जानकारी देना बंद कर देना चाहिए और उन्हें जानकारी का इस्तेमाल करना बताना चाहिए। कुल मिलाकर आज के वक्त में हम कंप्यूटर पर हद से ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। हम इसे खुद से ज्यादा समझदार बना रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में वो हमारी जगह और हमारा काम ले सके। आतंकवादी हमारी मानसिकता समझते हैं और उसका इस्तेमाल करके अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, और लोगों को लगता है कि वे बहुत कुछ जानते हैं। जानकारी आज के वक्त में हमारे काम की नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल कर पाने की काबिलियत हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या करें? लीडर्स हमेशा सच बोले ये जरूरी नहीं है। आजकल हम ये समझ लेते हैं कि अगर कोई लीडर या कोई कामयाब व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो वो सच बोल रहा होगा, लेकिन उसे ये बातें अपने आसपास के लोगों और कर्मचारियों से पता लगती हैं। वे कर्मचारी अक्सर अपने फायदे के लिए झूठ बोलकर लीडर को खुश करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए लीडर्स के पास आज के वक्त में सही जानकारी पहुंचे ये जरूरी नहीं है। तो किसी पर भरोसा करने की बजाय खुद बाहर जाकर सच जानने की कोशिश कीजिए।